हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। हाँ जी, आपके सामने मैं लेकर आया हूँ आज करंट जीके एंड कंप्यूटर क्विज सेकंड। तो आइए देखते हैं हम हमारी जो नेक्स्ट क्विज है वो किस प्रकार की है। थोड़ा सा मैं बता दूँ इसके बारे में। आपको 10 क्वेश्चंस करंट जीके के प्रोवाइड करवा रहा हूँ मैं, और प्लस में आज की जो स्लाइड है उसके अंदर 6 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर साइंस के हैं। तो आइए देखते हैं हम किस तरह से हमारा रिव्यू रहता है इस क्वेश्चन के प्रति। यस, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है आपकी स्क्रीन पर। राष्ट्रीय आईसीएच सूची जो हाल ही में सुर्खियों में रही किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। यस, आई रिपीट द क्वेश्चन। राष्ट्रीय आईसीएच सूची जो हाल ही में सुर्खियों में रही किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। आपको बता दूं कि आईसीएच सूची यूनेस्को के अंडर में होती है। आप सबको नॉलेज होगी, मैं दिखा देता हूं उसका साइन आपके सामने दिख रहा होगा। इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज इसका नाम है आईसीएच का, और यूनेस्को के अंडर में है ये। और यूनेस्को की फुल फॉर्म आप सबको पता होगी, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन स्पेसिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस। तो आगे चलते हैं हम नेक्स्ट पर। यस, इसका आंसर है संस्कृति मंत्रालय। किसने दी है? संस्कृति मंत्रालय ने दी है। आगे चलिए। विभिन्न भारतीय राज्यों से अमूर्त सांस्कृतिक विरासत तत्वों के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से केंद्रीय संस्कृति मंत्री कौन है? केंद्रीय संस्कृति मंत्री कौन है? प्रहलाद सिंह पटेल। कौन है? प्रहलाद सिंह पटेल ने हाल ही में भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत आईसीएच की राष्ट्रीय सूची क्या की है? लॉन्च की है। तो आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि 2017 के अंदर इस सूची के अंदर हमारा कुंभ मेला 2017 इसमें शामिल किया गया था। तो थोड़ा सा कुंभ मेले के बारे में हम देखते हैं। यस, देखिए, कुंभ मेला 2017 की बात हो रही है यहाँ पे। हालांकि कुंभ मेला क्या चीज़ है उसके बारे में बात करते हैं, नॉलेज मेरे से ज़्यादा होगी आप बच्चों को। तो देखिए, कुंभ पर्व हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है जिसमें करोड़ों श्रद्धालु कुंभ पर्व स्थल प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक में क्या करते हैं? स्नान करते हैं, और बहुत ही ज़्यादा तादाद के अंदर वहाँ पर व्यक्ति पहुँचते हैं। इनमें से प्रत्येक स्थान पर प्रति 12वें वर्ष और प्रयाग में 2 कुंभ पर्वों के बीच 6 वर्ष के अंतराल में अर्ध कुंभ भी होता रहता है। तो ये इसका मेन है। उसके बाद आगे की स्लाइड देखते हैं कि यह मेला मकर संक्रांति के दिन प्रारंभ होता है, और जब सूर्य और चंद्रमा, आप सबको नॉलेज होगी सूर्य और चंद्रमा की, सूर्य और चंद्रमा वृश्चिक राशि में और बृहस्पति किस राशि में? मेष राशि में क्या कर जाता है? प्रवेश कर जाता है। उस समय मकर संक्रांति के होने वाले इस योग को ही हम क्या कहते हैं? कुंभ स्नान योग कहते हैं। आगे मैं आपको कुंभ मेले की छोटी सी तस्वीर दिखाऊंगा। उस तस्वीर में एक छोटी सी चीज़ है, वो आपको पहचाननी है आगे। और इस दिन को विशेष मंगलकारी माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन पृथ्वी के उच्च लोकों के द्वार इसी दिन ही क्या होते हैं? खुलते हैं। और इस प्रकार इस दिन स्नान करने से आत्मा को उच्च लोकों की प्राप्ति सहजता से हो जाती है। यहाँ स्नान करना साक्षात कैसा माना जाता है? स्वर्ग के दर्शन जैसा माना जाता है। और आपको सबको नॉलेज होगी कि यह जो मेला है यह हिंदू धर्म में बहुत ही ज़्यादा क्या रखता है? महत्व रखता है। तो आइए हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, जिसके अंदर आपको कुंभ मेले के कुछ दृश्य दिखेंगे। ये देखिए, पहला दृश्य आपके सामने दिख रहा होगा आपको आपकी स्क्रीन पर। इस तरह से बहुत ही ज़्यादा लोग वहाँ पर आते हैं स्नान करने के लिए। सेकंड वन इज़ आपके सामने है। हाँ जी, इस पुल के बारे में आपसे पूछना था मैंने। ये जो नीचे आपको एक छोटा सा दिख रहा है पुल, ये पुल को क्या बोलते हैं? हाँ जी, हाँ जी, बताइए आप सभी बच्चे कि जो ये नीचे एक पुल है, इस पुल का क्या नाम है? तो आपको बता देता हूँ मैं, इस पुल का जो नाम है वो है कैप्सूल पुल। क्या बोलते हैं इसको?
कैप्सूल पुल बोलते हैं। ये जो नीचे आपको एक सिलेंडर से दिख रहे हैं, इनको कैप्सूल पुल बोला जाता है, क्योंकि ये जैसे हवा आती है, जैसे ही पानी आता है, उसी अनुसार ये अपना पुल अपने आप को ढाल लेता है। अगर पानी ज़्यादा है तो पुल ऊपर की तरफ चला जाता है, और अगर पानी कम है तो इस उसी भाव से पुल जो है कहाँ चला जाता है, नीचे की तरफ चला जाता है। तो इसको बोलते हैं कैप्सूल पुल। तो आगे चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अगली स्लाइड हमारी आती है, देखिएगा आप। हाँ जी, नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने है। सेकंड क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध क्वेश्चन है ये वाला, ध्यान रखना। और पिछले दिनों हमारे न्यूज़ के अंदर, हमारे अखबार के अंदर ये बहुत ज़्यादा चर्चित में रहा था। क्या? मैटरहॉर्न पर्वत जो हाल ही में सुर्खियों में था, किस महाद्वीप में स्थित है? तो आपको बता दें कि जो मैटरहॉर्न पर्वत है, आप सबने देखा होगा कि इंडिया का नक्शा एक लेज़र लाइट के द्वारा उस पहाड़ पर, उस पर्वत पर मारा गया था। आपको ध्यान होगा, और अखबार में आया भी था कि इंडिया का नक्शा जो है दिखाया गया था उसमें। तो आपको बता दूं कि मैटरहॉर्न पर्वत जो है ये यूरोप महाद्वीप में है। कहाँ पर है? यूरोप महाद्वीप में, इटली और, ध्यान रखना, इटली और स्विट्ज़रलैंड की सीमा के बीच में अल्प्स पर्वत के ऊपर ये है। तो आगे चलते हैं। मैटरहॉर्न पर्वत 4478 मीटर की ऊंचाई के साथ आल्प्स पर्वत श्रेणी में स्थित एक प्रसिद्ध पर्वत है। एक कैसा पर्वत है? एक प्रसिद्ध पर्वत है। यह आल्प्स के सर्वोच्च शिखरों में से क्या है? एक है। और यह दो यूरोपीय देशों स्विट्जरलैंड और इटली के बीच फैला हुआ है। इस शिखर को हाल ही में खबरों में देखा गया था। आपको सबको पता होगा, एक प्रसिद्ध स्विस प्रकाश कलाकार के रूप में गैरी हाफसीटर, इसको याद रखना, इस व्यक्ति को याद रखना, क्वेश्चन पूछ सकता है। कौन? गैरी हाफसीटर। कौन है? गैरी हाफसीटर ने कोविड-19 महामारी से लड़ने में भारत के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त करने के लिए भारतीय ध्वज को पहाड़ पर क्या किया था? प्रकाशित किया था। लगभग 3 सप्ताह तक विभिन्न देशों के झंडे के साथ इस शिखर पर क्या किया जाएगा? इसको प्रकाशित किया जाएगा। तो अब मैं आपको दिखाता हूं कि इस मैटरहॉर्न पर्वत के ऊपर बहुत से देशों के झंडे लग चुके हैं, लेकिन हम बात करते हैं, फ्लैग लग चुके हैं, लेकिन हम बात करते हैं हमारे इंडिया का किस प्रकार दिखाया गया था। तो देखिए, हाँ जी, पहले तो अपने बात करते हैं कि यूरोप कंट्रीज़ जो है, आपके सामने एक नक्शा है, इसमें देख सकते हो आप। हमें जो देखना है वो सिर्फ इटली और स्विट्ज़रलैंड को देखना था, तो मैं उसको दिखा देता हूँ आपको। देखिएगा, देखिएगा, ये आपके सामने है। ये देखिए, ये रहा इटली और स्विट्ज़रलैंड। इस यहाँ पर आल्प्स पर्वत है, इस श्रेणी के अंदर ये देखा जाता है। तो जूम करके आप देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट पे चलते हैं हम हमारी अगली स्लाइड के ऊपर। देखिएगा, हाँ जी, ये देखिए आपके सामने, ये है हमारा क्या? भारत। इस तरह से दिख रहा है उस पर। और उसके बाद ये अमेरिका, ये स्विट्ज़रलैंड जिसने लिखा है स्टे होम। तो नेक्स्ट पे चलते हैं हम अगली स्लाइड के ऊपर। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने फाल्कन 9 रॉकेट के साथ अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मानव मिशन लॉन्च करने की क्या की है? घोषणा की है। तो आप सबको नॉलेज होगी, आप सबको ध्यान होगा, स्पेस एक्स दुनिया का सबसे मजबूत कह सकते हैं, सबसे भारी कह सकते हैं, क्या एक रॉकेट है फाल्कन, जो स्पेस एक्स ने भेजा है। तो वो नासा की कंपनी है। किसकी कंपनी है? नासा की। तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशंस। तो देखते हैं, 18 अप्रैल 2020 को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 18 अप्रैल 2020 को नासा ने घोषणा की कि वह 27 मई 2020 को अंतरिक्ष यात्रियों की उड़ान को क्या करेगा? लॉन्च करेगा। इस मिशन में फाल्कन 9 रॉकेट का उपयोग किया जाएगा। इस मिशन के द्वारा अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर विस्तारित प्रवास के लिए भेजा जाएगा, यानी बहुत बड़े लेवल पे भेजा जाएगा इनको। इस मिशन को स्पेस एक्स द्वारा, ध्यान रखना ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा? स्पेस एक्स द्वारा लॉन्च किया जाना है। यह एलोन मस्क की स्पेस कंपनी, किसकी है? एलोन मस्क की स्पेस कंपनी स्पेस एक्स का पहला क्रू लॉन्च है। कौन सा है? पहला क्रू लॉन्च है। अंतरिक्ष यात्रियों को
अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजने वाले नासा के मिशन को कमर्शियल क्रू प्रोग्राम भी कहा नाम दिया जाता है। कमर्शियल क्रू प्रोग्राम, ये ध्यान रखिएगा, कमर्शियल क्रू प्रोग्राम। तो ये किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने फाल्कन 9 रॉकेट के साथ अंतरिक्ष स्टेशन के मानव मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? तो आपका आंसर होगा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा। क्या नाम है? नासा, ये ध्यान रखिएगा। और इसमें इसकी फुल फॉर्म क्या है? एन से क्या बना? नेशनल, ए से क्या बना? एरोनॉटिक्स, एस से क्या बना? स्पेस, और ए से क्या बना? एडमिनिस्ट्रेशंस। तो इसमें से आपसे पूछ सकता है कि नासा में दूसरे ए का मतलब क्या है? तो दूसरे ए का मतलब क्या होगा? एडमिनिस्ट्रेशन। पहले ए का मतलब क्या होगा? एरोनॉटिक्स। एन का मतलब क्या होगा? नेशनल्स। और एस का मतलब क्या होगा? स्पेस। और जो एंड है वो अपनी तरफ से हम लोगों ने जोड़ा गया है, इसके अंदर साइलेंट है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। और इसमें एक छोटी सी बात और है, आपको बता दूं कि कितना भार को ये ऊपर तक लेके जा सकता है, ज़मीन की सतह पर लेके जा सकता है। तो देखते हैं अपने, ये आपके सामने है। इसकी पृथ्वी की निचली कक्षा में भार ले जाने की क्षमता भी कितनी है? 63,800 किलोग्राम, 63800। और कितने पाउंड की बात हो रही है? 14700 पाउंड की भी बात हो रही है यहाँ पे। अब ये है आपके सामने स्पेस एक्स फाल्कन हैवी, दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट आपके सामने है, देख सकते हैं आप। ठीक है जी, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। टीम मास्क फोर्स नामक अभियान भारत के किस खेल महासंघ द्वारा शुरू किया गया है? तो पिछले दिनों ये बहुत ज़्यादा वीडियो चली थी, तो आपको वीडियो भी दिखानी पड़ेगी ये वाली। टीम मास्क फोर्स की बात हो रही है यहाँ पे। नामक अभियान भारत के किस खेल महासंघ द्वारा शुरू किया गया है? तो आपको बता देते हैं आपकी नॉलेज के लिए, बीसीसीआई। किसने? क्रिकेट, आपको पता होगा, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने इसको शुरुआत की थी, एक वीडियो लॉन्च किया था इसका। आपको सबने देखा भी होगा, आपने नहीं देखा तो आपको मैं भी इसमें स्लाइड में दिखाऊंगा। और मेरी जो वो वीडियो का जो सोर्स है वो मैंने बीसीसीआई सौजन्य है उनका, और प्लस में न्यूज़ 24 यूट्यूब से मैंने इसको उठाया है, तो आप उसको देख सकते हो। उसके बाद में आगे चलते हैं हम, थोड़ी सी इसके बारे में नॉलेज ले लेते हैं हम कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने के महत्व पर टीम मास्क फोर्स नामक एक जागरूकता अभियान शुरू किया है। बीसीसीआई ने पहले अभियान के शुभारंभ के बारे में ट्वीट किया है और लोगों से आरोग्य सेतु मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने का क्या किया है? आग्रह किया है। तो मैं भी आपसे आग्रह करता हूं कि आरोग्य सेतु मोबाइल एप्लीकेशंस अपने फ़ोन में डाउनलोड कीजिए, जिससे भविष्य में होने वाली हानि से आप क्या हो सकें? बच सकें। इसने सचिन तेंदुलकर, इसमें कौन कौन है? सचिन तेंदुलकर है, विराट कोहली है, मिताली राज है, हरमनप्रीत कौर है, सौरव गांगुली है, हरभजन सिंह है। तो ये इतने नाम इनके अंदर अपनी अपनी वीडियोस को लेकर आते हैं। तो देखिएगा, क्रिकेटरों को फीचर करने वाला एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें लोगों को मास्क का उपयोग करने की क्या दी गई है? सलाह दी गई है। कुछ इस तरह का एक वीडियो है, वो भी दिखाऊंगा मैं आपको, पर एक छोटी सी स्लाइड वीडियो फ़ोटो के रूप में है आपके सामने। हमारे मोदी जी देश के प्रधानमंत्री आपके सामने हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट नंबर पर कौन है, तो आप क्या कहेंगे? विराट कोहली। कौन कहेंगे? विराट कोहली। सेकंड नंबर पर कौन है? रोहित शर्मा। थर्ड नंबर पर कौन है? मिताली राज। फोर्थ नंबर पे कौन है? सौरव गांगुली। अगले नंबर पे सचिन तेंदुलकर। लास्ट राहुल द्रविड़। और भी कई हैं इसमें। तो आपसे इसके अंदर क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि राहुल द्रविड़ ने किस तरह का मास्क पहना हुआ है? तो दीवार, क्योंकि आपको पता होगा राहुल द्रविड़ को दीवार कहते हैं। सचिन तेंदुलकर ने किसका? 10 नंबर, 10 नंबर। सौरव गांगुली ने दादा। मिताली राज, रोहित शर्मा, और ये सब आपको वीडियोज़ में दिखेंगे, तो आप देख सकते हैं। तो हम आगे चलते हैं वीडियोज़ की तरफ। आप अपनी पूरी फैमिली के साथ हमें चेयर करते हैं, और आज मैं आपकी पूरी फैमिली से ही बात करने आया हूँ। टीम इंडिया का हिस्सा होना एक बहुत गर्व की बात है, पर आज एक उससे भी बड़ी टीम बनने जा रही है, टीम मास्क फोर्स। नहीं समझे? जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए तरह तरह के टास्क फोर्स बनाए हैं, उसी तरह हम 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को भी अपने घरों में कोरोना वायरस के खिलाफ बनानी है एक मास्क फोर्स।
मास्क फोर्स का हिस्सा बनना बहुत ही आसान है। बस घर बैठे बैठे अपने लिए एक मास्क बनाइए, जैसे मैंने ये बनाया है। फौजी बाजी, आपका मास्क कहाँ है? ये देख, मैंने ये बनाया है। ये है मेरा मास्क। और घर के बाहर इस मास्क को हमेशा पहनना है। ये मैंने बनाया है। ये किसी भी साफ कॉटन के कपड़े से बनाया जा सकता है और डिजाइन भी जो आपको पसंद हो, है ना बढ़िया? बहुत चंगा है। कम ऑन इंडिया, मास्क बनाओ और मास्क फोर्स का हिस्सा बन जाओ। और हाँ, याद रहे, साथ ही 20 सेकंड तक हाथ भी धोने हैं और सामाजिक दूरी भी बनाए रखनी है। ये है मेरा मास्क। मास्क घर बैठे आसानी से कैसे बनाना है, इसकी सारी जानकारी आपको आरोग्य सेतु ऐप पर मिल जाएगी। आज ही डाउनलोड कर लीजिए। तो देखा आप सभी ने कि किस किस तरह से कितने कितने व्यक्ति इसमें आए हैं और मास्क फॉर फोर्स के बारे में बताया गया है अपने को। तो सभी ने बिना मास्क के घर से बाहर नहीं जाना है। तो आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर को साइबर अपराधों के लिए संवेदनशील माना है? तो आपको बता देते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर को साइबर अपराधों के लिए संवेदनशील माना है। तो कौन सी एप्लीकेशन है? जूम एप्लीकेशन। आपको सभी को पता होगा, बीते दिनों इंस्टीट्यूशंस में क्लासेस, अगर बात करते हैं स्कूलों के अंदर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, अगर बड़ी बड़ी संस्थाएं जो कंपनीज है वो भी इनके थ्रू अपने कस्टमर्स के साथ, अपनी एम्प्लॉयज़ के साथ क्या कर रहे थे? वीडियो कॉन्फ्रेंसिस कर रहे थे। लेकिन बाद में पता चला कि इसके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, हमारी जो डाटा है वो बाहर जा सकता है। इसलिए जूम एप्लीकेशन पर अपराधों को हमारी जो गृह मंत्रालय है उन्होंने बताया कि ये संवेदनशील है। आगे बात करते हैं या पढ़ सकते हैं। हाल ही में गृह मंत्रालय के तहत संचालित साइबर समन्वय केंद्र साइकोड ने जूम एप्लीकेशन की सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की है। जूम का उपयोग करने के लिए गृह मंत्रालय ने दिशा निर्देश जारी किए हैं कि गृह मंत्रालय ने इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम सर्टिफिकेट इनका हवाला देते हुए जूम एप्लीकेशंस पर चिंता व्यक्त की है और जूम कॉन्फ्रेंस में अनाधिकृत प्रविष्टि को रोकने और अन्य उपयोगकर्ताओं पर दुर्भावपूर्ण हमले को रोकने के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। यहाँ पर बताया गया है कि इसको किस तरह से डाउनलोड करें, और अगर आपके पास कोई और साधन नहीं है तो इसको इस तरह से अपने फैक्ट दिए गए हैं उस तरीके से इनको डाउनलोड करें और अपनी अपनी चीज़ों को इनको बंद रखें। किस ऑप्शन को ऑन करना है, किस ऑप्शन को बंद करना है, वो सारी बातें इसमें बताई गई हैं। तो नेक्स्ट देख लेते हैं कि किस तरह की जूम एप्लीकेशन होती है। इस तरह का इसका साइन होता है और इस तरह से हम बैठकर अपने व्यक्तियों, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ क्या कर सकते हैं? बात कर सकते हैं। तो ये आपके सामने है, सबने देख लिया होगा। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेश व्यापार महानिदेशालय DGFT ने किस दवा से बने यौगों के निर्यात पर प्रतिबंध क्या कर दिया है? हटा दिया है। आपको बता दूं आपकी नॉलेज के लिए, 26 या 27 मार्च के आसपास इन चीज़ों पर रोक लगा दी गई थी। 26 ऐसी मेडिसिन्स थी, कुछ ऐसी वस्तुएं थी जिन पर हमारी सरकार ने रोक लगा दी थी कि इनका क्या नहीं किया जाएगा? निर्यात नहीं किया जाएगा, एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि हमें भी यहाँ पर क्या पड़ती है? इसकी ज़रूरत है, बाहर भी ज़रूरत पड़ती है, इसलिए उस पर प्रतिबंध लगाया था। लेकिन अब इस प्रतिबंध को क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है। तो देखिए, पैरासीटामोल, विदेश व्यापार महानिदेशालय ने किस दवा से बने यौगों के निर्यात पर प्रतिबंध हटा दिया है? तो मेरा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? पैरासीटामोल। देखिए, विदेश व्यापार महानिदेशालय DGFT। अच्छा, आपको एक छोटी सी बात और बता दूं, ये DGFT एक एक्सपोर्ट कंपनी, आप सबको नॉलेज होगी। कौन सी कंपनी है? एक एक्सपोर्ट कंपनी है। तो एक्सपोर्ट कंपनी में और कौन कौन सी कंपनियां आती हैं, वहाँ बात थोड़ी सी कर लेते हैं हम। तो आपको बता दूं कि एक्सपोर्ट कंपनियों के अंदर सबसे पहली जो कंपनी है वो आती है EPC। कौन सी? EPC। लिख लीजिएगा, अगर आपके पास पेन और कॉपी है तो बढ़िया बढ़िया लिख लीजिए। EPC, एक्सपोर्ट पैकिंग क्रेडिट, एक्सपोर्ट पैकिंग क्रेडिट। सेकंड, CHA, फुल फॉर्म्स पक्का 100% पेपर में आती है। CHA, कस्टम्स हाउस एजेंट। क्या है? कस्टम हाउस एजेंट। DGFT, अभी बात कर रहे थे हम, DGFT की फुल फॉर्म डायरेक्ट
जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, डायरेक्ट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। नेक्स्ट फोर्थ वन इज FIO, FIEO, FIO, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, FIO, FIEO। नेक्स्ट ITPO, ITPO, इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट FICCI, FICCI, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। रिपीट बोल रहा हूँ, फेडरेशंस ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसका जो एस्टेब्लिशमेंट था 1927 के अंदर था। इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे हम इन सभी एक्सपोर्ट कंपनियों के बारे में। नेक्स्ट WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ITC, इंडियन ट्रेड क्लैरिफिकेशन। और आप सबको पता होगा एक्सपोर्ट को निर्यात कहते हैं, इंपोर्ट को आयात कहते हैं। आगे जो मैं बात करने जा रहा था देखते हैं। विदेश मंत्रालय, जो हमारा विदेश व्यापार महानिदेशालय है DGFT, ने पैरासीटामोल के निर्माण और दवा के निर्धारित खुराक संयोजन के निर्यात पर क्या लगा दिया था? प्रतिबंध पहले लगाया था, अब प्रतिबंध क्या कर दिया गया? हटा दिया गया है। घरेलू आपूर्ति संबंधी चिंताओं के मद्देनज़र DGFT ने मार्च 2020 में पैरासीटामोल और 13 अन्य सक्रिय इंग्रेडिएंट्स API जिसे बोलते हैं, जो अगर मैं इंग्रेडिएंट्स की बात करता हूँ तो ये वो होते हैं जिसमें बताया जाता है कि क्या क्या सामान इस दवाई को बनाने में लगा है, वो चीज़ों के निर्यात पर क्या लगा दी थी? रोक लगा दी थी। लेकिन अब वही प्रतिबंध क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है। तो आई होप कि आपको पता लग गया होगा। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, SS कोरोना एक नया एप्लीकेशन है। SS कोरोना एक नया एप्लीकेशन है जिसमें कोविड-19 के प्रसार के लिए किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में लॉन्च किया गया है? तो आपको बता दूं, ये किस राज्य में लॉन्च किया गया है? दिल्ली राज्य में। किसमें? दिल्ली में लॉन्च किया गया। और आपको पता होगा कि दिल्ली के अंदर इसके साथ साथ एक एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन मोबाइल वैन में डाली गई है। मोबाइल वैन जो है ये हर जगह डोर टू डोर जा रही है, हर व्यक्ति के पास जा रही है, और उसके बाद में क्या है कि उनका सैंपल भी ले रही है, और व्यक्ति उसके अंदर बैठे उनको कोरोना नहीं हो सकता। इतनी अच्छे तरीके से उसको एस्टेब्लिशमेंट किया गया है। देखिए, हाल ही में दिल्ली सरकार ने डोर टू डोर सर्वे करने के लिए SS कोरोना एप्लीकेशन लॉन्च की है। कौन सी लॉन्च की है? SS कोरोना एप्लीकेशन लॉन्च की है। इस एप्लीकेशन को कोविड-19 नियंत्रण क्षेत्र में शुरू किया गया है। यह मोबाइल एप्लीकेशन निर्णय लेने की प्रक्रिया को क्या देता है? गति देता है, क्योंकि यह वास्तविक समय के डाटा का क्या करता है? विश्लेषण करता है। एकत्रित किए गए डाटा को वास्तविक समय में सर्वर पर क्या कर देता है? अपलोड कर देता है हाथों हाथ। और फिर डाटा का तुरंत हम क्या कर सकते हैं? विश्लेषण कर सकते हैं कि इस एरिया के अंदर ऐसा कोई मरीज़ है जो इसके साथ क्या है? संक्रमित है। तो बहुत अच्छी ऐप है। तो आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 8th नंबर क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ में शोधकर्ताओं द्वारा डिज़ाइन किए गए बोट प्रोजेक्ट का नाम क्या है? बोट का मतलब है रोबोट, ध्यान रखिएगा। तो रोबोट प्रोजेक्ट है जिसे कोविड-19 मरीजों को आइसोलेशन वार्ड में दवाइयाँ और भोजन देने के लिए क्या किया गया है? डिज़ाइन किया गया है। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर क्या होगा, एक ऐसा रोबोट बनाया गया है हमारी रोपड़ के शोधकर्ताओं द्वारा, जो पंजाब में है, रोपड़ के द्वारा तैयार किया गया है, जिसमें क्या होगा कि एक रोबोट होगा, अब दवाइयाँ, भोजन, ये सब कुछ आइसोलेशन वार्ड में लेकर जाएगा उन व्यक्तियों के लिए जो कोरोना से क्या है? संक्रमित है। तो आगे ये तैयार होगा। तो आगे देखते हैं हम। यस, उसका नाम क्या रखा गया है? उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? वार्ड बोट। वार्ड मतलब आपको बता देता हूं मैं, वार्ड जिस आइसोलेशन वार्ड की बात हो रही है वहां से वार्ड ले लिया गया, और बोट रोबोट से ले लिया गया, इसलिए इसको वार्ड बोट बोला गया। पंजाब स्थित इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी रोपड़ के शोधकर्ताओं ने वार्ड बोट नामक एक रोबोट का क्या किया है? डिज़ाइन तैयार किया है, जो कोविड-19 रोगियों को बिना स्वास्थ्य वर्कर के कोविड-19 रोगियों तक दवा और भोजन क्या कर सकता है? पहुंचा सकता है। वार्ड बोट स्मार्ट लाइन फॉलोइंग
स्मार्ट लाइन फ्लोइंग के सिद्धांत पर क्या करेगा, कार्य करेगा। इसकी बात थोड़ी सी अपने इसको अंडरलाइन कर लेते हैं कि स्मार्ट लाइन फ्लोइंग, ये ध्यान रखेगा, स्मार्ट लाइन फ्लोइंग के सिद्धांत पर क्या करेगा, काम करेगा। और यह सेंसर का उपयोग करते हुए पूर्व परिभाषित पथ पर क्या करता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा। यानी एक को सामान दिया फिर दूसरे के पास, दूसरे को दिया फिर तीसरे के पास, और एक को सामान देने के बाद जो भी कचरा होगा वो सारा अपने आप अंदर कंज्यूम कर लेगा। ये भी कितनी अच्छी बात है। एक कंट्रोल रूम से संचालित होने के कारण बोट कुशलता से विभिन्न बिस्तरों को सामान वितरित कर सकता है और यह स्वचालित रूप से अपने पथ को साफ भी करता जाएगा। तो बहुत अच्छी चीज़ बनाई गई है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। ये पहले देख लीजिए रोबोट कैसा है, ये आपके सामने है, इस तरह का रोबोट है। देखिए ये एक प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम। 9th नंबर क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने लोगों को ऑनलाइन चिकित्सा सेवा प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य सेवा स्टार्टअप मेडकोर्स के साथ सहयोग किया है? तो बता देता हूँ, ये हमारी राजस्थान सरकार है। राजस्थान सरकार ने ऐसा किया है और किस किस कारण से किया वो आपके सामने है। ये मैं बता देता हूँ, दवाइयों और राशन की डिलीवरी करने के लिए एप्लीकेशन लॉन्च की गई है। तो देखिए राजस्थान राज्य सरकार ने लोगों को ऑनलाइन चिकित्सा सेवा प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य सेवा स्टार्टअप में मेडकोर्स के साथ साझेदारी की है। इस स्टार्टअप की स्थापना राजस्थान के लोगों को आयु व सेहत साथी एप्लीकेशन के माध्यम से ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श, यानी आप कुछ भी पूछ सकते हो डॉक्टर से, वो प्लस दवाओं की डिलीवरी प्रदान करने के लिए की गई है। इस सेवा के तहत राज्य के 7 जिलों को भी क्या किया गया है, शामिल किया गया है। ये 7 जिले वो हैं जहाँ पर अभी डार्क जोन है, जहाँ पर अभी रेड अलर्ट किया गया है, जहाँ पर सीज किया गया है, उन जिलों की बात हो रही है। बाद में इसके द्वारा पूरे राज्य को भी क्या किया जाएगा, कवर किया जाएगा। और हमारा आखिरी क्वेश्चन 10 नंबर, किस भारतीय नौकरशाह को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सचिव के रूप में क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है? तो आपको बता देते हैं कौन है वो है कपिल देव त्रिपाठी। कौन है? कपिल देव त्रिपाठी। और इनके बारे में थोड़ी सी न्यूज़ है, वो भी देख लेते हैं, हम पढ़ लेते हैं। 20 अप्रैल 2020 को पूर्व आईएएस कपिल देव त्रिपाठी को भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के नए सचिव के रूप में क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने राष्ट्रपति के कार्यकाल के साथ सह कार्यकाल के लिए उनकी नियुक्ति को क्या दे दी गई है, मंजूरी दे दी थी। कपिल देव त्रिपाठी 1980 बैच के क्या थे, आईएएस अधिकारी भी रह गए हैं, ध्यान रखना, आईएएस अधिकारी भी रहे हैं। वे संजय कोठारी का क्या लेंगे, स्थान लेंगे। यानी पहले संजय कोठारी थे, अब कौन है आईएएस अधिकारी, कौन, कपिल देव त्रिपाठी। नेक्स्ट, संजय कोठारी को फरवरी में मुख्य सतर्कता आयुक्त के रूप में भी क्या किया गया था, नियुक्त किया गया था। और श्री त्रिपाठी जो कपिल देव त्रिपाठी जी हैं, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में सचिव के रूप में भी क्या थे, ये सेवानिवृत्त हुए हैं। यानी कि वहाँ से क्या ली है इन्होंने, रिटायरमेंट ली है। तो आई होप कि आपको पता लग गया होगा। नौकरशाह का मतलब अगर बात करता हूँ, नौकरशाह का मतलब क्या होता है? नौकरशाह का मतलब है कि ऐसा व्यक्ति जो वास्तव में शाह तो नहीं है, लेकिन शाह जैसा क्या करता है, काम करता है, मालिक जैसा काम करता है। तो चलिए आगे नेक्स्ट पे चलते हैं। तो 10 क्वेश्चन तक हमारा जीके का पोर्शन जो आज का था वो कंप्लीट हो चुका है। तो एक छोटी सी न्यूज़ आपको बता दी जाए, छोटी सी न्यूज़ है। वो न्यूज़ क्या है बता देता हूँ आपको कि मुकेश अंबानी जी जो हैं, रिलायंस जियो, उन्होंने अपना जो शेयर है, हिस्सा जो है वो फेसबुक में डाल दिया है 9.99%। ये आप सबको नॉलेज होगी। इसका मैंने क्वेश्चन भी टेलीग्राम पर पूछा है आपसे और इसके बारे में न्यूज़ भी आपने देखी होगी। तो अगला जो क्वेश्चन हमारा जो अगला जो पोर्शन रहेगा वो इसी के ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे प्लस वीडियो के साथ। तो नेक्स्ट आपके लिए कंप्यूटर, पहले ये देख लीजिए, ये हैं कपिल देव त्रिपाठी, इस तरह से दिखते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर से रिलेटेड है आपका। सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? जो आपका फर्स्ट पहला सबसे आधुनिक कंप्यूटर की अगर हम बात करते हैं तो कौन सा था फर्स्ट कंप्यूटर? मैं आपको पहले दिखा देता हूं कि सबसे पहला कंप्यूटर जो था वो क्या था, कैसा दिखता था, आपके सामने है, ऐसा था, दिख रहा होगा सभी को, दिख रहा है तो इसका आंसर बता देते हैं, कौन है? एनिएक।
सबसे पहला कंप्यूटर का जो नाम था वो क्या था? ENIAC। आपको बता दूं ENIAC की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ध्यान रखिएगा। सबसे पहला कंप्यूटर का जो आधुनिक कंप्यूटर था वो कौन था? ENIAC। अब थोड़ी सी नॉलेज इसके बारे में और बता देते हैं। 1945 के दौरान जॉन विलियम मुचली एक व्यक्ति था और JP एकर्ट, इन दोनों ने एक पहला सामान्य उद्देश्यी कंप्यूटर का विकास किया था। वो कंप्यूटर क्या था? ENIAC ही था। कौन था वो? ENIAC था। और इसको इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम भी दिया गया था, ये ध्यान रखिएगा। और ये पेनिसिल्वेनिया के विश्वविद्यालय में इसका क्या किया था? आविष्कार किया था, यानी वहाँ पर सबसे पहले इसका विकसित किया था, इसको लॉन्च किया था। तो आई होप कि आपको पता लग गया होगा कि सबसे पहला आधुनिक कंप्यूटर का नाम क्या था? ENIAC। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। तो आंसर आपके सामने है ENIAC। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? क्वेश्चन आया इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है। तो आपके लिए बता देता हूं आपको, गूगल का साइन आप सब ने देखा होगा। गूगल कैसा है? सब ने देखा होगा। याहू भी आप सब ने देखा होगा। लेकिन आपने एक तो बैदू नहीं देखा होगा और एक आपने वेल फॉर्म अल्फ़ा नहीं देखा होगा। तो इसके साइन में आपको भी दिखा देता हूँ, थोड़ा सा इसके बारे में नॉलेज दे देता हूँ आपको कि ये गूगल क्या चीज़ है, याहू क्या चीज़ है, किसने इसका मतलब CEO कौन है, फाउंडर कौन है इनके। तो सबसे पहले बता दूं कि सर्च इंजन कौन कौन से हैं। गूगल सर्च इंजन है, याहू सर्च इंजन है, बैदू भी एक क्या है? सर्च इंजन है, ध्यान रखिएगा। बैदू भी एक क्या है? सर्च इंजन है। वॉलफॉर्म अल्फ़ा सर्च इंजन नहीं है, ये एक नॉलेज इंजन है, यहाँ से हम नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो बताता हूँ मैं पहले, गूगल लिख लीजिएगा। गूगल के जो CEO हैं सुंदर पिचई, कौन है? सुंदर पिचई। और अमेरिका में ये एस्टेब्लिशमेंट हुआ है कैलिफोर्निया के अंदर। इसके जो फाउंडर है गूगल के वो कौन है? लैरी पेज। कौन है? लैरी पेज। और कौन? सर्गे बीन। कौन है? सर्गे बीन, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इज याहू। याहू की अगर हम बात करते हैं तो याहू के जो फाउंडर और CEO है वो है जेरी यंग। कौन है? जेरी यंग। और डेविड फिलो। कौन है? डेविड फिलो, ध्यान रखिएगा। याहू की बात हो रही है और ये भी कहाँ का है? ये भी कैलिफोर्निया अमेरिका का है। उसके बाद आती है बात बैदू। किसकी बात आती है? बैदू। तो बैदू का पहले मैं आपको साइन दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद ही हम चर्चा करेंगे। देखिएगा, बैदू कुछ ऐसा दिखता है। यह जो बैदू है, इसका जो फाउंडर और CEO है वो एक ही व्यक्ति है, रॉबिन ली, जो जापान से रिलेटेड है। कहाँ से रिलेटेड है? जापान से। रॉबिन ली इस तरह का सर्च इंजन बनाया है इसने। उसके बाद वॉलफॉर्म अल्फ़ा की बात करते हैं। वॉलफॉर्म अल्फ़ा जो है, एक मैंने आपको बताया नॉलेज इंजन है जो क्रिएट बाय वॉलफॉर्म स्टेफिन्स। किसके द्वारा? वॉलफॉर्म स्टेफिन्स। यहाँ स्टेफिन्स वॉलफॉर्म के द्वारा इसको क्या किया गया है? बनाया गया है। 15 मई 2009 को इसे लॉन्च किया गया था और 2012 तक या 2012 के बाद 200 एम्प्लॉय इसके अंदर क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। तो हमारा जो रियल आंसर इसका होगा वो बता सकते हो आप, क्या हो सकता है? यस, वॉलफॉर्म अल्फ़ा, बिल्कुल सही जवाब आपका। तो नेक्स्ट पे चलते हैं हम। बिल्कुल सही, डी उत्तर। अगला तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है। निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है, तो बताइए ऑप्टिकल मेमोरी कौन सी है। तो पहले ऑप्टिकल मेमोरी से पहले मैं थोड़ी सी बात आपको बता देता हूँ कि ऑप्टिकल मेमोरी किस किस लेवल से चलती है। हम बात कर लेते हैं ऑप्टिकल मेमोरी कैसी कैसी है। तो देखिएगा, हाँ जी देखिएगा, ऑप्टिकल मेमोरी की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास मेमोरी कौन कौन सी होती है। तो देखिएगा, सबसे पहले मेमोरी, इसको ध्यान से समझिएगा। मेमोरी दो तरह की होती है। मेमोरी कितने तरह की होती है? दो तरह की। एक तो होती है वोलाटाइल। कौन सा टाइल? वोलाटाइल। दूसरी होती है नॉन वोलाटाइल। कौन सी होती है? नॉन वोलाटाइल। पहली होती है वोलाटाइल, दूसरी होती है नॉन वोलाटाइल। यानी कहने का मतलब, वोलाटाइल का मतलब होता है परिवर्तनशील। परिवर्तनशील वोलाटाइल का मतलब होता है ये। और अगर बात करें नॉन वोलाटाइल की तो क्या बोलेंगे हम? अपरिवर्तनशील। अपरिवर्तनशील। अब बात आती है कि ये तो पता लग गया हमको कि परिवर्तनशील तो वोलाटाइल मेमोरी होगी और अपरिवर्तनशील कौन सी होगी? नॉन वोलाटाइल मेमोरी होगी। अब वोलाटाइल मेमोरी जो होती है उसमें कौन कौन से आते हैं?
तो मेमोरी दो तरह की होती है, एक वोलाटाइल और एक कौन सी, नॉन वोलाटाइल। अपनी बात यहाँ हो रही है, लेकिन बात आती है कि मेमोरी वास्तव में कितने प्रकार की है। वास्तव में तो मेमोरी की अगर बात करते हैं तो मेमोरी वास्तव में दो प्रकार की है। एक तो होती है प्राइमरी मेमोरी, कौन सी, प्राइमरी, और दूसरी होती है कौन सी, सेकेंडरी मेमोरी। ये दो तरह की मेमोरियाँ होती हैं, एक प्राइमरी मेमोरी होती है और एक कौन सी होती है, सेकेंडरी, यानी प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी। मेमोरी दो प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। लेकिन मेमोरी अगर हम बात करें प्राइमरी मेमोरी के अंदर कितनी मेमोरियाँ होती हैं, तो दो होती हैं, एक वोलेटाइल मेमोरी और एक कौन सी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी जो होती है वो परिवर्तनशील मेमोरी होती है और नॉन वोलेटाइल मेमोरी जो होती है वो अपरिवर्तनशील मेमोरी होती है। अब बात कर लेते हैं कि परिवर्तनशील मेमोरी कौन सी होती है, जो विद्युत की आपूर्ति बंद होने पर उसमें बना डाटा सारा क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। लेकिन वर्तमान में ऐसी फ्लैश रैम आ चुकी है, ऐसी फ्लैश वोलेटाइल मेमोरी आ चुकी है जो 2 या 3 सेकंड तक या 10 सेकंड तक अपने अंदर ऑब्जर्व रखती हैं। अपरिवर्तनशील मेमोरी कौन सी होती है, जो पहले से ही उसके अंदर क्या होती है, सेट होती है कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर ऑटोमेटिकली, जो विद्युत की आपूर्ति बंद होने पर भी क्या नहीं होती, जाती नहीं है। तो वो कौन सी मेमोरी होती है, अपरिवर्तनशील मेमोरी होती है। तो इन दोनों के बारे में बात हो गई, लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी ऑप्टिकल मेमोरी का यूज हुआ नहीं हुआ। तो हमें पता लगा कि मेमोरी तो दो तरह की होती है, एक प्राइमरी मेमोरी और एक सेकेंडरी मेमोरी, यानी प्राथमिक और द्वितीयक। लेकिन अगर हम प्राथमिक मेमोरी की बात करते हैं तो उसमें मेमोरी कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की, एक वोलाटाइल और एक नॉन वोलाटाइल। अब हम बात करते हैं हमारी सेकेंडरी मेमोरी, क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी के अंदर ऑप्टिकल मेमोरी आती है। तो सेकेंडरी मेमोरी में कौन कौन से आती हैं वो भी देख लेते हैं हम। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी द्वितीयक जिसे बोलते हैं, देखिएगा जो आपकी तीन तरह की मेमोरी है उसमें पहली तो आती है मैग्नेटिक। कौन सी आती है, मैग्नेटिक, चुंबकीय, ये सेकेंडरी मेमोरी में है। सेकंड नंबर पे आती है ऑप्टिकल, कौन सी आती है, ऑप्टिकल। और थर्ड नंबर पर आती है इलेक्ट्रॉनिक, कौन सी आती है, इलेक्ट्रॉनिक। तीन तरह की होती है, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल और कौन सी, इलेक्ट्रिकल। अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं ऑप्टिकल की। पहले तो सेकेंडरी मेमोरी के अंदर ऑप्टिकल आती है और ऑप्टिकल के अंदर सबसे पहले अगर बात करें, एक तो आती है सीडी, कौन आती है, कॉम्पैक्ट डिस्क, एक आती है डीवीडी और एक आती है क्या, ब्लू रे डिस्क, ब्लू रे डिस्क, BRD। ये तीन तरह की हमारी ऑप्टिकल डिस्क के अंदर आती है। अगर हम बात कर लेते हैं मैग्नेटिक डिस्क की, तो मैग्नेटिक डिस्क के अंदर आती है फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क और मैग्नेटिक टेप। अगर मैग्नेटिक टेप की बात करूं तो आपने पुराने टाइम में एक रील देखी होगी जो जिसमें गाने सुनते थे, कुछ इस तरह की होती थी, जिसमें पहले A पार्ट चलता था, उसके बाद में कौन सा पार्ट चलता था, B पार्ट चलता था। तो ये उसी की बात हो रही है। नेक्स्ट वन इज़ इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज। आप सबको पता होगा पेन ड्राइव, SD कार्ड, फ्लैश मेमोरी, ये सारी की सारी कौन सी मेमोरी है, हमारी इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज है। तो अब बता सकते हो आप कि ऑप्टिकल मेमोरी के अंदर कौन सी चीज़ें आती हैं, तो ऑप्टिकल मेमोरी के अंदर कौन सी आती हैं, CD-ROM, क्योंकि ऑप्टिकल मेमोरी में तीन आती थी, CD-ROM, DVD और उसके बाद में क्या, ब्लू रे डिस्क। अब हम बात करते हैं कि ये तीनों कितने कितने GB की, कितने कितने MB की। तो देखते हैं, ये आपके सामने है ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस। सबसे पहले कॉम्पैक्ट डिस्क की बात हो रही है, ये कॉम्पैक्ट डिस्क है आपकी, ये DVD है और ये क्या है, ब्लू रे डिस्क है, जो कि कितने कैपेसिटी है, 25 GB। DVD कितना है, 4.7 GB। कॉम्पैक्ट डिस्क कितना है, 700 MB। ये आपके सामने है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, हमारा 4th नंबर क्वेश्चन। हाँ जी, प्रोसेसर के तीन मुख्य भाग कौन कौन से हैं, तो आपको बता देता हूँ। प्रोसेसर हमारे CPU के अंदर लगा होता है। सबसे पहले उसके अंदर क्या होता है, देखो कोई भी वस्तु है, कोई भी वस्तु है, ये हमारा CPU है। इस CPU के अंदर ALU, जिसे हम कहते हैं अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, इसी में ही कंट्रोल होता है, जिसे कंट्रोल यूनिट कहते हैं। और उसके बाद नीचे जो मेमोरी होती है वो कौन सी मेमोरी होती है, रजिस्टर। यानी सबसे पहले हम इनपुट के थ्रू डाटा को भेजेंगे, कीबोर्ड या माउस के थ्रू। इनपुट से डाटा इनके पास जाएगा,
फिर ऐसे होता हुआ, फिर ऐसे होता हुआ, और कहाँ चला जाएगा? आउटपुट के अंदर चला जाएगा। तो इस तरह से डाटा कंज्यूम होता है। तो इसलिए प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन कौन से हुए? बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ALU, कंट्रोल यूनिट, और क्या? रजिस्टर। और आपको बता दूं कि रजिस्टर एक ऐसी मेमोरी है जो CPU के बिल्कुल क्या होती है? नज़दीक होती है। तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलते हैं, आपको दिखा देते हैं। ये आपके सामने ग्राफ है। सबसे पहले इनपुट किया गया, इनपुट करने के बाद कंट्रोल यूनिट और ALU के पास डाटा गया, फिर रजिस्टर के पास गया, घूमकर वापस इनके पास आया और वापस आउटपुट के थ्रू निकल गया, जो कि किसके थ्रू निकलता है? मॉनिटर या प्रिंटर के थ्रू निकलता है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं हम। बी आंसर है इसका। 5 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो आप सबको पता होगा कि कंप्यूटर सोच नहीं सकता है, कंप्यूटर देख नहीं सकता है किसी को भी, कंप्यूटर भाग नहीं सकता है किसी के पास भी। तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा? अंडरस्टैंडिंग। कि कंप्यूटर प्रोसेसिंग भी कर सकता है, इनपुट यानी कि इनपुट भी कर सकता है, आउटपुट भी कर सकता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकता। तो ये लीजिए आपके सामने है, यानी देख नहीं सकता। बी। अगले क्वेश्चन चलते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है? तो माइक्रो प्रोसेसर आप सबको ध्यान होगा, चौथी पीढ़ी के अंदर हमने यूज़ किया था, हमने पिछली स्लाइड में मैंने बताया था आपको। तो माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है? माइक्रो चिप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माइक्रो चिप कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा। माइक्रो, ये छोटे छोटे ICs के साथ बनकर बना होता है ये माइक्रो चिप। तो आगे चलते हैं, हम देखते हैं इसके अंदर कैसी दिखती है माइक्रो चिप। कुछ इस तरह दिखती है और हज़ारों बहुत होती हैं ये हमारे कंप्यूटर के अंदर, CPU में माइक्रो चिप। तो आई होप कि आपको जितना भी मैंने आज बताया करंट GK और कंप्यूटर के बारे में आपको समझ में आया होगा, स्लाइड्स आपको अच्छी लगी होंगी। नेक्स्ट हम अगली बार कंप्यूटर के फिर से यही 5 क्वेश्चन और अगली बार करंट GK के 15 क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आने वाला हूँ। और अगली जो वीडियो रहेगी हमारी वो रहेगी डाटा सफिशिएंसी का 3rd पार्ट, ब्लड रिलेशन से रिलेटेड रहेगा। तो वेट एंड वॉच, आप देखिए। और आई होप कि आपको पिछले सारी जितनी भी चीज़ें मैंने दी हैं वो आपको अच्छी लगी हों। तो आगे बढ़ते हैं हम। थैंक यू।